हेलो बच्चों। आपको अलग फेस दिख रहा होगा। पहले आप लोग का स्वागत कर लेते हैं। आप लोग का स्वागत है सुमित सर फिजिक्स जो चैनल है उस पर। आपको ही पता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस टू लर्निंग ऑफ फिजिक्स सुमित सर फिजिक्स चैनल पे है। और मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम अविनाश राज है और मैं करीब 5-6 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन। आप तो केमिस्ट्री का भी क्लास मिलने वाला है। तो ये जो अविनाश सर हुए, ठीक है, ये 6 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इनका डिग्री भी उस तरह का है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, DRX, जो भी इसका मीनिंग आप सर्च मारिएगा जो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे मेरे चैनल पे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह की इस वीडियो में आपको कमी लगे या किसी तरह के कुछ भी लगे तो आप लोग कमेंट दिल से कीजिएगा और सर को स्वागत जरूर कीजिएगा। आप लोग जब भी जहां से भी देख रहे हैं तो सर का स्वागत जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से जरूर तो हम लोग शुरू करते हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर। तो उससे पहले हम बता देते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्लास 12th है उसका फिजिकल केमिस्ट्री का अगर पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेकेंड चैप्टर है और नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए मिक्सचर की बात करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर होता है जब दो सब्सटेंस को मिलाइएगा ना किसी भी रेशियो में, मतलब वो रेशियो फिक्स नहीं होना चाहिए, तो मिक्सचर फॉर्म होता है। और मिक्सचर जो होता है ना बाबू वो दो तरह के होता है। कितने तरह के होता है? दो तरह के। एक जो होता है ना उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और एक जो होता है ना बाबू वो होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? अच्छा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप समझिएगा। आप एक गिलास वाटर ले लीजिए, एक शीशा का गिलास ले लीजिए, उसमें एक गिलास वाटर ले लीजिए और उसमें कुछ अमाउंट शुगर ऐड कर दीजिए, चीनी ऐड कर दीजिए और उसको पूरी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। उसको कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। उसको क्या कहेंगे बाबा? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं कि जब आप दो सब्सटेंस को मिलाए हैं किसी भी रेशियो में, मिलाने के बाद आपको क्लियर ना दिखे कि वो किसका बना हुआ था। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको दो गिलास में, एक गिलास में वाटर फिल कर दिया जाए, एक गिलास में वाटर और शुगर फिल कर दिया जाए और आपको दोनों को मिला दिया जाए, उसके बाद बोला जाए बाबू पहचानो कि क्या है ये, शरबत कौन सा है और पानी कौन सा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपको पता है क्या कि जब आप शुगर को मिक्स कर रहे थे तो शुगर पूरी तरीके से मिक्स हो गया था, अब शुगर पानी में बचा ही नहीं है। यानी उसका शुगर और वाटर के बीच में ऐसा कोई बाउंड्री, मतलब उसके बीच में कोई लेयर फॉर्म नहीं हुआ है। उसको आप क्या कहते हो? होमोजीनस मिक्सचर कहते हो। और होमोजीनस मिक्सचर में आता है कौन? सॉल्यूशन आता है, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर हेट्रोजीनस के बारे में भी आप बता दो थोड़ा सा। चलो हेट्रोजीनस के बारे में भी देख लेते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है तो कि दो सब्सटेंस मिलाए ना, और दो सब्सटेंस मिलाने पे उसके बीच में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिख जाए कि हाँ इसमें कुछ नया चीज मिलाए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल दूं? सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक आप सॉइल ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए। आप दूर से ही देख के बता दीजिएगा कि नहीं इसमें सॉइल और वाटर मिक्स किया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हो आप? हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हो। हेट्रोजीनस मिक्सचर टू टाइप के, एक सस्पेंसर, दूसरा मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दूसरा क्या था, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले बिहार बोर्ड में, अभी भी सीबीएसई में पहले। क्यों पहले? क्योंकि एक पूरा चैप्टर है उसमें से उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि सॉल्यूशन का डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन आप देख लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कम से कम कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल दूं, बहुत ही फनी एग्जांपल है। अगर आपके घर में मामा जी आए और आपके घर में अंकल आए, शरबत, गर्मी का दिन है तो शरबत दोनों के लिए बनाते हैं। आपको एक चीज बताऊं, जब मम्मी शरबत बनाएगी ना तो मामा जी के लिए क्या करेंगी कि उसमें चीनी डालेगी, यानी शुगर डालेगी, वाटर, बोथ आर कंपलसरी,
दोनों तो होना ही चाहिए। उसके अलावा उसमें नींबू भी डालेगी, उसके अलावा उसमें और कुछ अगर ऐड ऑन करना है वो भी करेगी। लेकिन अंकल के शरबत में आप क्या देखिएगा कि उसमें 2 ही कंपोनेंट रहेगा, कौन? शुगर एंड वाटर। और जबकि दोनों सॉल्यूशन है, पहली बात मैं बता दूं, दोनों शरबत है, लेकिन एक शरबत जो मामा जी आए थे उसमें क्या था कि 2 से ज्यादा कंपोनेंट था, और अंकल आए तो 2 कंपोनेंट। तो इसका मतलब यही है बाबू कि कम से कम 2 कंपोनेंट होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बात करूं मैं, तो कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कम से कम 2 कंपोनेंट, कौन कौन सा? अच्छा एक बात बताओ, शरबत बनाए होगे तो आपने शुगर ऐड किया होगा, क्या ऐड किया होगा बाबा? शुगर ऐड किया होगा और वाटर भी ऐड किया होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, दोनों सेम क्वांटिटी में होगा? बोलोगे नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा, एक कम क्वांटिटी में होगा। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी दोज कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन मोर देन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अदर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड क्या? सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूशन में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम प्रेजेंट रहेगा उसको आप क्या कहोगे? सॉल्यूट कहोगे। यानी जो ज्यादा प्रेजेंट रहेगा उसको आप क्या कहोगे? सॉल्वेंट, और जो कम रहेगा उसको सॉल्वेंट। एक चीज और मैं बताता हूं, जो डिजोल्व होता है और जिसमें डिजोल्व होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो डिजोल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूट। शुगर एग्जांपल दिया था, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट बोलेंगे। और जिसमें डिजोल्व होता है उसको आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट कहते हो। ठीक है बेटा? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया। आगे और बात करें, ठीक है? अच्छा, थोड़ी थोड़ी चीजें और आपको अगर मैं यहां पे समराइज कर दूं तो ये एक चीज, बेसिक चीज है जो आप कभी ना कभी सुने ही होगे। इसको मैं रब कर देता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऐसे मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए, देखो, एक चीज आप क्या बोलोगे कि अगर मुझे सॉल्यूशन बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूशन। अच्छा, कोई एक कमेंट मत करेगा इस तरह, आपका पेन नहीं चल रहा था, ध्यान रखना, नहीं तो अच्छी बात नहीं है, मैं पहली बार यूज कर रहा हूं। जो सॉल्यूशन होता है बाबू वो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके डियर? तो एक बात बताओ, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, आप ही बोल रखे हो कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कल को अगर वॉल्यूम रहेगा तो क्या करोगे? कहोगे नहीं आता है। अरे नहीं, दोनों सेम चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस वॉल्यूम ऑफ solution is equal to volume of solute plus volume of solvent। इसको ध्यान रखना बाबू। अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तब क्या करेंगे, और मास दिया रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको आता ही होगा पहले से भी। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन अगर रूम टेम्परेचर पे बात कीजिएगा तो 2 प्रकार के, और ऐसे 3 प्रकार के। सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई, जैसे आपका फेवरेट एग्जांपल ले लेता हूं शरबत का, तो अगर आप एक ग्लास लीजिएगा और उस ग्लास में शुगर ऐड कीजिएगा,
अभी एक ग्लास ले लीजिए, उसमें 100 ml वाटर ले लीजिए, उसमें शुगर ऐड कर कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? पहले 5 ग्राम, फिर 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 40 ग्राम। अब इस तरीके से जब मिक्स कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो। तो जब तक आप सॉल्यूट ऐड कर पा रहे थे तब तक उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, आपने ये तो शरबत की एग्जांपल हो गई कि जिसमें और शुगर ऐड नहीं कर पा रहे हैं उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, और जिसमें शुगर ऐड कर पा रहे हैं उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अच्छा, शुगर और वाटर मिला के एक चीज और बनाते हैं, क्या? चाशनी। देखा चाशनी बनाते? कोई भी कह दे, आपने देखा होगा कोई भी हलवाई वगैरह जो मतलब मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो जब वो चाशनी बनाते हैं तो चाशनी कभी भी आपने देखा होगा कि ऐसे बाहर में नहीं बनाया जाता, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं बनाया जाता है। उसको क्या करते हैं? वाटर रखते हैं, ऊपर से शुगर ऐड करते रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वैसा कंडीशन जिस पर आप और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहे थे, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, और जब उसमें और ज्यादा शुगर ऐड करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। सुपर नाम से ही पता चल रहा है। आप अगर इसका नाम देखो, नाम से ही पता चल रहा है अनसैचुरेटेड, मतलब वो अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ। सैचुरेटेड वो सैचुरेट हो चुका। सैचुरेट का मतलब और ज्यादा कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड मतलब वो सैचुरेटेड से भी सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन 3 प्रकार के, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें और ज्यादा कंपोनेंट को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसमें और ज्यादा कंपोनेंट ऐड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और जिसमें उस रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करते हैं बट टेम्परेचर बढ़ाने पे और ज्यादा कंपोनेंट ऐड कर पाते हैं उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको ध्यान में रखिएगा। टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन समझाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? अगर कोई सब्सटेंस यानी सॉल्यूट है और सॉल्यूट का अमाउंट कम है, ऑफ कोर्स अब पहले ही बता चुका हूं कि जिसका अमाउंट कम रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसे पता करते हैं? तो आपको 2 में कंपेयर करना रहता है। तो 2 अगर कंपेयर कर रहे हो तो जिसमें अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और भाई अगर रिवर्स कर दूं, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसको समझा दो थोड़ा सा, देख लो तुम्हें क्या याद रखोगे। देखो, अगर मैं एक बीकर लेता हूं और इस बीकर में मान के चलो 100 ml वाटर है। कितना ml है बेटा? 100 ml वाटर। और इसमें जो शुगर है ना वो है 10 ग्राम। दूसरा ले लो, एक और बीकर ले लो, और उस बीकर में भी वाटर कितना फिल करना है आपको? 100 ml। लेकिन इसमें जो शुगर है ना बाबू वो कितना है? वो है आपका 2 ग्राम। अब एक चीज गौर करो कि सर ये 100 ml वाटर तो सेम है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम है। तो सर इसमें शुगर कम है और इसमें शुगर ज्यादा है? नहीं, उल्टा मैं बोल रहा हूं, इसमें शुगर का ज्यादा है, इसमें शुगर कम है। तो इसको बोलूंगा मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसको बोलूंगा मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, इसी को मैं उल्टा कर देता हूं थोड़ा सा। क्या कर देता हूं कि देखो ये जो आपका 5 ग्राम है, इस 2 ग्राम है, इसको भी 10 ग्राम कर दो, और जो वाटर है इसको 50 ml कर दो और इसको 100 ml कर दो। अब क्या हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का अमाउंट किसका ज्यादा है? सॉल्वेंट का अमाउंट इसका ज्यादा है। 100 ml है ना, और ये 50 ml है। ध्यान रखना, 500 ml नहीं 50 ml है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को भी कंपेयर कर सकते हो, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां तक आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करें।
आगे बात कर लेते बाबू मोल के बारे में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, ये आप लोग अच्छा से समझना नहीं चाहते हो। चलो इसका पहले मैं यूज बता देता हूं, तब आपको लगेगा सर अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। आप मोलरिटी पढ़ोगे सर, इसमें तो क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, सर बोर्ड में भी आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। हाँ तो सर ये जो मोलरिटी निकालना है, क्या इसी से निकालना है? हाँ इसी से निकालना है। आपको पहले मोल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा मैं पहले एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। पता है एक बार मैं लैब में, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी लैब गया है। तो एक बार मैं लैब में गया और एक मेरा दोस्त है, था नहीं अभी भी है, तो उसने क्या किया, हमसे दुश्मनी निकालने के लिए एक बीकर में HCl निकाल लिया और एक बीकर में शुगर सॉल्यूशन था जिसको आप शरबत बोल रहे थे, और उसको रख दिया। अब बोला कि बताओ इसमें क्या है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हाथ डाल के चेक करूंगा क्या कि क्या है नहीं है? मैं तो ऐसे ही चेक करूंगा भाई, देख के पता नहीं चलेगा। अगर देख के पता नहीं चला तो फिर आप इसको पी के पता करोगे? पागल है क्या? HCl है। जिस दिन आपने टेस्ट किया HCl, वो आपकी जिंदगी का लास्ट टेस्ट होगा, फिर जिंदगी में कभी आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट, डिजोल्व सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के बारे में आप पता करना चाहते हो कि वो कितना प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए हम लोग मोल टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं मोल निकालने के फॉर्मूले के बारे में। तो मोल में हम केस बाय केस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं। देखो फर्स्ट केस क्या है हमारा कि इफ मास इज गिवन, देखो अगर तुमको मोल निकालने के लिए बोला और मास अगर दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है क्या? मोल इज इक्वल टू मास बाई एम मास। सर एम मतलब मोल बोल दो, मोलर मास बोल दो, मॉलिक्यूलर मास बोल दो। ठीक है, निकालेंगे कैसे? जैसे देखो अगर कोई भी सॉल्यूशन लोगे तो उसमें मान के चलो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ये एटम है, एटम का मास होगा, उसको एटॉमिक मास कहते हो। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 8 ग्राम, मारेंगे ना 8, उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास कितना होता है 16 यानी 16। तो इस सभी के मास को ना ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? तो सर एटम को ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूल मिलता है, एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो बाबू। ठीक है, दूसरा है हमारा कि अगर इफ वॉल्यूम इज गिवन एट HTP, तो पहले HTP का मतलब समझ ले। HTP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है बाबा, हो गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को एक बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। आगे मैं जब एक अच्छा टॉपिक आएगा तो मैं उसमें स्टैंडर्ड, जैसे कि आप इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में समझा दूंगा। टेम्परेचर, कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए? ये होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है होगा 1 atm होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मोल का। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, किसमें? लीटर में होना चाहिए, और 22.4 से आप डिवाइड करते हो। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम एमएल में रहेगा तो सर क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ के चलाएंगे? अरे नहीं, देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम एमएल में और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 22,400 हो जाएगा। खत्म कहानी। ये क्या हो गया आपका? मोल हो गया। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम
बाई 22,400। ठीक है। अच्छा, इसको मैं रब कर देता हूँ। मैं थर्ड जो केस है उसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सी बात है। उसके बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चा। देखो, अगर मान के चलो कभी ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोलता हूं तो आप उसको पॉज करके आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, बट नोट्स बना लेना, बहुत काम आएगा। देखो, मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसको चलाने का, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम और इससे बेहतर सीखेंगे। तीसरा क्या है? इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर गिवन। अगर ये सभी गिवन होंगे, कौन कौन? या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ हो, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, नंबर ऑफ आयंस दिए हुए हैं, तो इसके लिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बाई एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताऊं तो ये आपको बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछते हैं। जेई में नहीं, नीट में पूछा था, बहुत पहले पूछा था। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले पूछा था। अब सर नीट में पूछेगा? नहीं, अब नहीं पूछेगा। इसका वैल्यू कोई बताएगा क्या? 6.023 इंटू 10 का पावर 23, ये याद होना चाहिए। 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है। एक केस और है हमारा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है? केस नंबर 4, आपने आइडियल गैस का नाम सुना है? 11th पढ़ा है? आइडियल गैस का नाम सुना होगा। उसमें एक बहुत ही फेमस इक्वेशन आती है, कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन जिसको बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। पी बोला जाए तो मैं लिख भी देता हूं, प्रेशर। बी बोला जाए तो वॉल्यूम। एन बोला जाए तो मोल। हाँ भाई, आ गया आपका मोल। मोल देख के तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मतलब बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। आर बोला जाए तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी बोला जाए तो बहुआ टेम्परेचर। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो? एन इज इक्वल टू पी बाई आर टी लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। क्या किसी को तकलीफ है तो बोलो। नहीं होना चाहिए होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को मैंने पीवी को रहने दिया, आर टी को पीछे से नीचे से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये आपके 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गए। पहला था कि अगर मास दिया रहेगा तो मास बाय मोलर मास। दूसरा था कि वॉल्यूम दिया रहेगा एसटीपी पर। एसटीपी लिखना होगा, कंपलसरी होना चाहिए, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम बाय 22.4 जब लीटर में रहेगा, और वॉल्यूम जब मिली लीटर में रहेगा तो 22,400 से डिवाइड करने का। उसके बाद में आपका है कि अगर पार्टिकल दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने का। और अगर प्रेशर दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगा देंगे, तो एन इक्वल टू पीवी बाई आरटी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। ये दोनों जो केस है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और कभी कभी केस नंबर 3 भी यूज कर लेते हैं। तो चलो आगे मैं बात कर लेता हूं कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी को। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी जो है वो इस टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी या फिर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में। तो कौन कौन सा होता है मेथड? एक तो होता है बेटा मास परसेंटेज, जिसको W बाय W बोलते हो या वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको V बाय V भी बोलते हो, वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको W बाय V बोलते हो। पीपीएम, पीपीएम को क्या बोलते हैं याद है? पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और एक है आपका मोल फ्रैक्शन, एक है आपका मोलरिटी और एक है मोलरिटी। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोलरिटी एंड दिस इज द मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों अलग अलग होता है, नहीं इसको ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं।
सबसे पहला है हमारा मास परसेंटेज। अच्छा, 3 टॉपिक को एक साथ कवर में कर रहा हूं। देखो, अगर किसी में, इसी में मैं बता देता हूं, अगर किसी में परसेंटेज बोला जाए तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना परसेंट है। और मैं बोलता हूं 1%, तब क्या यूज करते हो कि सर 100 में 1% है तो उसको आप 1% बोलते हो। अगर मैं बोलता हूं 50 तो बोलते हो 100 में 50% है तो उसको 50%। तो यहां पर परसेंट का मतलब 100। और यहां पे जैसे देखो, अगर कहीं पे x y y है, x y y है, ठीक है, कहीं पे भी ये 3 टर्म एक साथ में डिस्कस कर रहा हूं। कौन कौन सा? मास परसेंटेज जिसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बोलते हो, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज जिसको वी वाई वी बोलते हो, और तीसरा मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, और जो नीचे वाला रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। यानी ऊपर वाला सॉल्यूट को और नीचे वाला सॉल्यूशन को, और यहां पे जो परसेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाएगा। जिससे अगर W बाई W है तो वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर W बाई V है तो वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो कैसे, इसका मतलब हो जाएगा क्या? अच्छा, इसका डिफिनेशन की बात करता हूं थोड़ा सा। डिफिनेशन में पहले बोल रखा हूं, मास परसेंटेज मतलब ये कितना 100 में कितना परसेंट है, उसी को क्या बोलोगे? मास परसेंटेज। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किस में होना चाहिए होगा? ग्राम में होना चाहिए। क्यों ग्राम में होना चाहिए? क्योंकि वेट की बात कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हो? मास परसेंटेज बोलते हो। इसका फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा W बाई W का मतलब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, इसे भी आप निकाल सकते हो, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपका क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुआ मास परसेंटेज। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं मास ऑफ, सॉरी वी बाई वी का, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोलते हैं? वी बाई वी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक्स बाई वी है, एक्स बाई वाई का एक्स बाई वाई है, तो एक्स जो होगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। खत्म कहानी, बस ये याद रखोगे, आपका आंसर हो गया। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या करोगे? सिंपल इसका डिफिनेशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे ध्यान रखना होगा किसमें होना चाहिए? ml में होना चाहिए। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो v बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये क्या होता है आपका? v बाई वी हो गया। ठीक है, तीसरा है आपका मास बाई वॉल्यूम, जिसको आप W बाई वी बोलते हो। अरे सिंपल सी बात है, फिर से वही चीज कि सर आप तो बोल रहे थे, क्या बोल रहा था बोला? सर W ऊपर वाला जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट को। हमने कहा हाँ। जो नीचे वाला है V वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन को। मैंने कहा हाँ। सर इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहते हो भाई। देखो W बाई वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अच्छा 100 सभी में कंपलसरी है नहीं, देख लो 100 है ना, देखो 100 है ना। क्यों 100 है? क्योंकि आप परसेंटेज की बात कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं जानबूझ के छोड़ा था, ऐसी बात नहीं मुझे नहीं आती, इसका यूनिट बताओ। 100 का यूनिट क्या सर? कुछ नहीं। मास का यूनिट सर ग्राम, मास सॉल्यूशन में मास का यूनिट सर ग्राम, ग्राम बाई ग्राम कुछ नहीं, यूनिटलेस। अच्छा इसके बारे में बताओ। इसका कुछ नहीं सर, इसका ml और इसका भी ml, ml ml कट गया, बचा क्या? 0/सन्नाटा। यानी इसको भी क्या बोलोगे आप? यूनिटलेस बोलोगे होगा। इसके बारे में बताओ सर, इसका तो कुछ नहीं होगा सर, इसका तो ग्राम होना चाहिए, हाँ, और इसका क्या होना चाहिए? ml होना चाहिए, हाँ, तो ग्राम बाई ml हो जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? ग्राम पर यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पीपीएम। पीपीएम 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 आपने सुना है पीपीएम? चलो पीपीएम नहीं, मिलियन सुना होगा। अरे हमारे इंडिया में क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, दैट मीन्स इस तरीके से मेजरमेंट होते हैं। लेकिन यूट्यूब पे सुना होगा इसका 1 मिलियन कंप्लीट हो गया, 2 मिलियन कंप्लीट हो गया। तो ये यूएसए सिस्टम होता है जिसमें अलग तरह से मेजर किए जाते हैं। 1 मिलियन इजिकल टू 10 लाख और 10 लाख इजिकल टू 10⁻⁶। तो अगर पीपीएम पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा एक चीज आप गौर करोगे, आप अभी तो नहीं पूरा पढ़ोगे, तो आप एक चीज गौर करोगे कि सर ये बहुत ही छोटी चीज नहीं लग रही है? मिलियन मतलब 10⁻⁶, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू। हाँ, तो एक्चुअली में इसको कैलकुलेट किसके लिए करते हैं? तो जो सी वाटर वगैरह होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। फ्लोराइड, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो प्रेजेंट रहते हैं उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिंपल सी बात करूं तो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, तब बात करेंगे। पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑफ सॉल्यूट बाई ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। सर आप आगे तो कुछ छोड़ रखे हो खाली। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान देना। इसका मतलब हुआ कि अगर मास ऊपर दिया हो रहेगा, सॉल्यूट का अगर मास दिया हो रहेगा तो यहां पे सॉल्यूशन का भी क्या यूज करेंगे? मास यूज करेंगे। और अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हो रहेगा तो सॉल्यूशन का भी क्या यूज करेंगे? होगा वॉल्यूम यूज करेंगे। ध्यान रखना। तो यहां पे मैं इसलिए जानबूझ के छोड़ा हूं कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? मास भी लिख सकता हूं और वॉल्यूम भी लिख सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर मास रहेगा तो नीचे भी क्या रखना होगा? मास रखना होगा, और ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी क्या रखना होगा? वॉल्यूम रखना होगा। ठीक है, तो आप ये भी देखो दोनों का यूनिट लेस ही हो जाता है। अच्छा इसका डिफिनेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन लिख लो ना। अरे मास परसेंटेज का डिफिनेशन में क्या लिखा था? 100 ग्राम लिखा था। तो आप यहां पे 100 की जगह पे क्या लिख लोगे? सिंपल सी, अगर मुझे डिफिनेशन लिखना तो क्या लिखूंगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे मैं एमएल और ग्राम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है, अगर एमएल में है तो एमएल में, ग्राम में है तो ग्राम में। प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। एक बार थोड़ा सा देख लेना होगा, फिर से मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को सही कर देता हूं, है ना। एक स्लाइड रहा, इसको एक बार देख लो, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन में, यानी 10⁻⁶ में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे वो क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसको लिख लो। अच्छा कहीं कहीं पीपीबी लिखा रहता है, भाई उसको पढ़ो या ना पढ़ो। बिलियन, बी मतलब बिलियन, एम मतलब मिलियन, है ना। तो वो सब फालतू की चीजें हैं, वो आज तक कभी पीपीबी के बारे में पूछा नहीं है। मिलियन के बारे में एक बार पूछा था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूगोल। अभी तक मैंने 4 डिस्कस किए। कौन कौन सा? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम। इन पांचों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा मोल फ्रैक्शन है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से।
तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, मतलब मैथ वगैरह, फ्रैक्शन ऊपर एक नोमिनेटर होती है, नीचे डोमिनेटर होती है, उसको डिवाइड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू को बोलते हैं फ्रैक्शन। नहीं, बचपन में मुझे एक सिंपल टर्म में बोला है कि बताओ फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो पी बाई क्यू, जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे वही चीज है। अरे केमिस्ट्री कोई नई चीज नहीं है। सबसे इजी चैप्टर्स अगर किसी सब्जेक्ट में मिलते हैं तो वो मिलते हैं केमिस्ट्री में। सारा फिजिक्स में तो दिमाग खराब रहता है, मैथ में और ज्यादा। सबसे बेहतर, सबसे इजी चैप्टर पता है, इजी सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। देखो अभी तक मैंने जो भी चीज पढ़ाया, आपको एक भी चीज नया लगे तो बताना, मुझे कमेंट करना किसको किसको नया लगा हो। एक भी चीज नया नहीं लगा होगा, क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको पुरानी चीज से जोड़ के मैं बता रहा हूं। मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, या फिर कह सकते हो कि जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसमें किसी भी एक कंपोनेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब ये मान के चलो आपके पास दो कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट ए एंड दिस इज द कंपोनेंट बी। तो अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो दोनों में किसी एक का कैलकुलेट किया जाता है मोल फ्रैक्शन। जैसे इसका मान के चलो मोल क्या होगा, एन जो होता है मोल होता है, तो एन ए लिख लो, एन बी मोल, बी के मोल हो गए। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? ए का। तो मैं क्या करूंगा, एक्स मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स यानी मोल फ्रैक्शन, ए मतलब कंपोनेंट ए का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, सारे कंपोनेंट को मोल की सम कर देंगे और उसको डोमिनेटर में रखेंगे, और नोमिनेटर में क्या, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कल को बोलोगे सर ऐसा कीजिए ना, मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकाल के बता दीजिए। अरे भाई, जब इसका मैंने क्या किया, एन ए लिखा, सर एन ए लिख दो, बेवकूफ है क्या? एन बी ना, और दूसरा क्या, एन ए प्लस एन बी। तो ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी। इसको ध्यान रखना। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, चलो मैं बताता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक से प्लस एक्स में, ठीक ठीक हमको लगा तो अगर आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, मैं पहले बता रखा हूं, दो कंपोनेंट ए और बी है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम करना है, तो कितना होगा? अब मुझे बताना, एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, प्लस यहां पे प्लस का रखा ना, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेने आता है? अरे आता होगा। तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और ये देखो अगर एलसीएम, ये दोनों सेम ही एलसीएम है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एन ए लिखेंगे, और इसमें भी एलसीएम सेम ही आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एन बी लिखेंगे। दोनों सेम दिख रहा है आपको, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी आप ए कहोगे सर जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम एक के बराबर होता है। हाँ, ऑलवेज। हाँ, मैं अगर बोलूं एक बात बताऊंगा, तो एक चीज ये भी आप बोल सकते हो कि सर अगर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का अगर 0.6 वैल्यू है मोल फ्रैक्शन का, तो दूसरे का क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, 0.6 है तो कितना, 1 माइनस 0.6 यानी 4 हो जाएगा। जैसे 0.4, सॉरी, देखो अगर कोई एक कंपोनेंट ए है जिसका, अगर कोई कंपोनेंट ए है जिसका मोल जो है वो 5 है, और बी है जिसका मोल कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, एन ए और एन बी दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन एक से निकालना, तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 5 बाई 9, और इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, और कितना हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा।
तो ये x से हो गया, x भी क्या हो जाएगा? तो सर आप ही तो बताए हो, क्या बताया हमने कि सर x से प्लस x भी इक्वल टू 1। तो ये अगर x और x भी 1 है तो x भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस xa। तो 1 माइनस 0.55 कितना हो जाएगा? 0.45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इजी से कैलकुलेट करेंगे। और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से किसी को अगर कुछ लिखना होगा तो लिख लो, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलरिटी का। देखो मोलरिटी क्या होता है, बहुत ही सिंपल, ध्यान रखना, दिस इज द मोलरिटी आर। मोलरिटी जो होता है वो होता है कि 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे वो क्या बोलते हैं? मोलरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसका डिफिनेशन लिखता हूं, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसी को आप क्या बोलोगे? मोलरिटी बोलोगे। दिस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए होगा? लीटर में। मिलीलीटर में रहेगा तो क्या करोगे? नहीं बनाओगे? अरे नहीं, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो क्या? कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। ध्यान रखना 1000। एक सेकेंड में फिर से लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा यहां पे मैं लिख देता हूं 1000। मैं 1000 नीचे लिख देता हूं, आप समझ जाओगे कि 1000 है और यहां पर सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड छूट गया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड यूनिट ऑफ मोलरिटी पूछा गया है। ये आपके बोर्ड में पूछा गया, नीट में पूछा गया, जेईई में पूछा गया। अब बोर्ड में लगो में बराबर पूछ लेते हैं मोलरिटी से या मोलिलिटी से, ये दोनों से कभी यूनिट पूछ लेते हैं, कभी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। ध्यान रखिएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं क्या? तो यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? अच्छा एक बात बताओ, मोल का यूनिट क्या? सर मोल। वॉल्यूम का यूनिट क्या? लीटर। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। खत्म कहानी। हाँ यही होता है यूनिट, भूल मत जाना। अच्छा मोल है, ध्यान रखना है, ओ है, ए नहीं है। मोल और मेल में दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसको एक बार देखना चाहो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, बट याद रखना, इट इज द मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कौन सा है बाबू? मोलरिटी है। देख लो मोलरिटी, मोलरिटी जिस तरीके से मोलरिटी उस तरीके से मोलरिटी है। ये छोटका एम है, अभी आप पढ़ रहे थे कौन सा? बड़का एम। ये कौन सा है बाबू? छोटका एम है। इसका क्या हो जाएगा? सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। ध्यान रखना, अभी तक जब भी यूज किए हैं डोमिनेटर में, सभी में क्या यूज किया होगा? सॉल्यूशन। इसमें क्या यूज कर रहा हूं मैं? सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, भूलना मत, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बात करें, स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सर ग्राम में रहा तो कुछ नहीं करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बाई मास ऑफ सॉल्वेंट करने का, किसमें? ग्राम में ना। इसको 1000 से क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? दिक्कत रहेगा कमेंट करना।
जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट, पहले तो आप वीडियो रिपीट करके देखना, उसके बाद में जो चीज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करना, उसका भी कोई ना कोई उपाय होगा। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? अभी तो आप बता रहे थे क्या मोल का यूनिट मोल, मैंने कहा हाँ, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, तो आप लिख रखे हो, तो सिंपल सी बात है मोल पर केजी हो जाएगा। वाह तुम लोग तो तेज हो गए, तुमको तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपका जो कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी होगा वो देखो खत्म हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मास परसेंटेज था, उसके बाद में वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, देखो सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना अगर किसी में दिक्कत हो, पहले तो लिखने की कोशिश करना, पूरा कोशिश क्या करना, लिखना। तो सर कोशिश तो कर रहे थे बट बिना पेन का कोशिश कर रहे थे, लिखेंगे कैसे, ज्यादा तेज नहीं बनने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। कंसंट्रेशन को क्या करता है, वो ज्यादा करता है, कंसंट्रेट करता है। एक बात बताओ, कॉमन सेंस मुझे बताना, अगर सुगर सॉल्यूशन है मतलब शरबत है, इंग्लिश आती हालत खराब हो जाती नहीं, तो अगर शुगर सॉल्यूशन है शरबत है, उसको अगर मैं हीट करूंगा तो एक बात बता होगा क्या सेम टेस्ट रहेगा हीट करने से पहले और हीट करने के बाद? बोलोगे नहीं सर हीट करने के बाद वो मीठा ज्यादा होता जाएगा, ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि वाटर उसमें इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ शुगर पार्ट ज्यादा बचेंगे। ठीक है, तो दो टर्म आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, दो टर्म आते हैं, कौन कौन सा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये पूछा जाता है नीट में भी और जेई में भी और बोर्ड में भी, ध्यान रखना। और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा, इस 7 कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी उसी की बात कर रहा हूं। जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं रहेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो मुझे पहले बताना मास परसेंटेज, सर मास परसेंटेज तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम परसेंटेज, सर उसमें पहले बोल रहा है वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, बी बाई बी। सर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अरे हाँ होगा, उसमें भी तो वॉल्यूम है ना, तो भी बोल रहे वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम। सर पीपीएम को क्या करें, कहां रखें, तो पीपीएम कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, पीपीएम आपसे कभी पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों अगर रहेगा तो पहले दे देगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। चौथा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, उसमें कोई वॉल्यूम आता है, सर मोल आता है। मोल फ्रैक्शन तो आपने बताया था कंपोनेंट ए का मोल बाई कंपोनेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो उसमें भी मोल फ्रैक्शन में भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मोलरिटी, सर वॉल्यूम आता है, जी हाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम तो होगा लेकिन स्मॉल एम नहीं होगा, कैपिटल एम तो होगा लेकिन स्मॉल एम क्या हो जाएगा, क्यों स्मॉल एम नहीं होगा, तो सर स्मॉल एम इक्वल टू, तो आपने बताया था क्या, मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत पुराना भी नहीं है और अच्छे जगह क्वेश्चन आए हुए, चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा है जो नीट में 2019 में पूछा गया है। अब एक चीज लिखा उड़ीसा, एक्चुअली में उड़ीसा में उस समय नीट जो हुआ था वो अलग जगह अलग पेपर बना था इसकी वजह से। तो देखो पूछा क्या गया, अगर मैं आपकी जगह रहता, ऐसे मुझे जाते हैं लेकिन मैं अगर आपकी जगह रहता, यानी पहली बार जब अगर पेपर पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन करते समय जो उसने वैल्यू दे रखे ना उसको आप क्या करना, गोलग्राम बंद करना। जैसे द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molarity of solution is the molecular mass. इसे पूछा गया है क्या, मोलारिटी पूछा है नहीं, और डेंसिटी दे रखा है, निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है क्या, मोलारिटी, यानी स्मॉल एम के बारे में पूछा है। स्मॉल एम क्या चीज होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, अगर ग्राम में रहा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देख लो क्या
मोल ऑफ सॉलिड दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है, क्या मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले मोल ऑफ सॉलिड लाने की कोशिश करो। आपको एक चीज दे रखा है, देखो इसमें गोल घेरा में लगा रखा हूं, क्या गोल घेरा लगा रखा हूं, 2 कैपिटल M, दैट मींस M इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो M इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉलिड होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देख लेना किसमें, लीटर में। तो यहां का वैल्यू दे रखा है 2, तो यार 2 पुट कर दो, मोल आपको कैलकुलेट ही करना है तो मोल रहने दो। वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप 1 मान के चलो। सर 1 क्यों मान के चले, आप पूछोगे ना भाई 1 क्यों मान के चले, क्योंकि इसमें कहीं पे भी उस सॉल्यूशन में वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया। अगर वहां पे वॉल्यूम दिया रहता है तो हम वॉल्यूम का यूज करते, 500 ml रहता तो 500 यूज करते, 200 रहता तो 200 यूज करते, वॉल्यूम नहीं दिया हो तो 1 लीटर लेके चलते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो सर 2m का मतलब आप बता सकते हो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय 2 कैपिटल M, हाँ 2 कैपिटल M का मतलब होता है कि 2 मोल, कितना मोल, 2 मोल सॉलिड प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू कहां, अरे डिफिनीशन में इसके बारे में बता रखा हूं। तो जो डिफिनीशन देख के आए होंगे ना, पढ़ के अच्छे से पढ़ के आए होंगे, उनको इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, मतलब इन अ मिनट नहीं, इन अ 10 और 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। और जो नहीं पढ़ के आए ना तो उनको हवा लग रहा होगा, ठीक है। तो देख लो, तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मोल इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। तो मोल तो आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। तो देख बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं डेंसिटी दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, मास इक्वल टू डेंसिटी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी, आपको दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है जी, देख लो 1.28 था, देख लो कितना 1.2 है, तो लिख लो 1.28। अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था ना, सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml भी कर सकते हो। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सर आप 1 लीटर बोल रहे थे, बेटा 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml तो होता है। या फिर इसको आप ml लिख लो, या फिर आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, ml की जगह पे आप इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, इसको आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1280 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। यहां पे क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कब आएगा, तो देखो कब आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या लिखे होगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं जी। तो ये तो आ गया सॉल्यूशन का 1280 ग्राम। सर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कीजिए, अरे भाई 2 मोल लिखे तो थे, मोल आ गया ना 2, नहीं आया, अरे आ गया, सच में नहीं आया, एक बार चेक कर लो, देखो मोल कितना लिखो, 2 लिखो ना, तो एक देखो आप क्या लिख लोगे, इससे मास निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता है। मैं सब कुछ लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो एक बार आप चेक कर लेना। तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू मास कितना कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना, मोलर मास कितना, मोलर मास कितना 40। सर कहां, रे भाई देख, दिख गया, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो मास ऑफ सॉलिड आ गया बाबू 80, तो इसमें से क्या करोगे, 80 ग्राम मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1200 ग्राम। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत हो तो उसका भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तब फॉर्मूला पे जाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि सर ये जो मोल है वो तो 2 आप पहले ही बता रखे हो, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1200 है, इंटू 1000 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 6 तो 10/6, और 10/6 को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कर लो, ये तो कर ही सकते हो, 1.6 और कितना हो जाएगा 1.640 मोल पर केजी हो जाएगा। ये दिखने में थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट सच्चाई बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड में बना सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए इतना लिखा हूं, आपको सारा फॉर्मूला मैंने जो भी चीज यूज किया है मैं सब लिख रखा हूं इसमें। सबसे पहले मैंने इससे क्या किया, आपसे पूछा था जो नीड थी उसके बारे में बताया कि नीड हमको क्या है कि हमको मोलरिटी निकालना है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर इसमें मोलरिटी दिया तो मोलरिटी के बारे में लिख दिया। फिर उससे मैंने क्या कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को कन्वर्ट कर लिया मास ऑफ सॉल्वेंट में। उसके बाद में मैंने क्या कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, और उसके बाद में आपका ये 1.66 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक जादू दिखाऊं, देखो जादू, एक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये पता है कब का क्वेश्चन है, नीट 2017 का, जेई 2024। अरे भाई जेई 2024 अभी आप जनवरी की बात कर रहा हूं, जाके चेक करना ये क्वेश्चन बाहर मिलता है कि नहीं। 27 जनवरी को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोग से, यहाँ आपसे पूछा क्या है, देखो इधर देखो, पहले बोला गया है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे सर, जिसमें वॉल्यूम होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा। सर वॉल्यूम किसमें है, देख लो मोलर, चलो पहले मोलरिटी, बी नंबर चेक करते हैं। मोलरिटी में होता है क्या, नहीं होता है, नहीं ना होता है, मोलरिटी में होता है कि नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन में नहीं होता है, और वेट परसेंटेज में नहीं होता है। मोलरिटी और मोलरिटी में देख लो कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो कैपिटल एम तो होता है क्योंकि इसमें मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी मोलरिटी में तो होगा लेकिन मोलरिटी में नहीं होगा। और इसमें आप चेक कर लो, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम कहां है, इंडिपेंडेंट में। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। एक आपका मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन है आपका जेई मेंस 2024 का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। एक आपसे पूछा गया है, देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड solution should be used to prepare 250 ml of 2M HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. आपसे पूछा गया है कि कितना ग्राम HNO3 सॉल्यूशन चाहिए 250 ml बनाना, कितना, जैसे देखो मैं फिर से समझा देता हूं। एक बीकर है, इसका वॉल्यूम कितना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 250 ml, जिसमें बोला गया है क्या कि आपको यह पता करना है कि इसमें नाइट्रिक एसिड कितना रहे, नाइट्रिक एसिड कितना रहेगा, जबकि इसका मोलरिटी दिया हुआ है 2। तो देखो बेटा, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक ए हो गया और एक हो गया ये 70%। कैसे कैलकुलेट होगा, इजी है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें 2 दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है, ml में है तो 1000 से हमको क्या करना पड़ेगा, होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, आ जाएगा बोल। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 से, और ये इधर चला जाएगा, तो मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। और मोल्स इक्वल टू अगर 1/2 हो गया, मोल्स अगर 1/2 हो गया यानी 0.5 हो गया, तो क्या होता है, मास बाई मोलर मास।
HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। तो HNO3 जो है क्या हो जाएगा, HNO3 जो होगा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना हो जाएगा, 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना 16 और 16 3 48, यानी ये 63 हो जाएगा। तो मास इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 63 यानी 31 पॉइंट कितना 5 ग्राम। अब एक चीज और, इसमें बोला क्या गया है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन 70% ही आपका कंसंट्रेटेड है। अगर 100% रहता, अगर 100% रहता तो कितना होता सर, 31.5 होता। लेकिन वो कितना है, 100% रहता तो 31.5 है, लेकिन ये 100% नहीं है, 70% है। कितना है 70%। तो क्या करना पड़ेगा, तो सर 70% करने के लिए इसको 70% पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है 31.5 इंटू 100 बाई 70। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 315 बाई 7 और 7 से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करो तो 7 4 और 3 5 तो 5 ग्राम, देख लो 45 ग्राम है ये। बच्चे क्या करते हैं, यहां लाके छोड़ देते हैं, कहते सर आ तो गया, अरे भाई आ गया लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया, मतलब खाना बन गया तो खाना खाने के लिए हाथ भी तो चलाना पड़ेगा। तो देखो हमने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा मैथ को इंप्लीमेंट किया और वो आपका नीट 2013 का क्वेश्चन बन गया। क्या इंप्लीमेंट किया कि सर मोलरिटी दिया हुआ था, आपने क्या किया, मोलरिटी को ही थोड़ा सा आपने एडवांस कॉन्सेप्ट लगाया। क्या एडवांस कॉन्सेप्ट लगाया कि सर मोलरिटी से आपने तो मोल निकाल लिया, मोल निकालने के बाद आपने मास निकाल लिया, लेकिन आपको पता क्या चला कि ये तो 78% है कंसंट्रेट, ये तो 100% था, तो तब ऐसे करते हो होगा। तो आपने क्या किया, 100% में 31.5 आ रहा था, ये पॉइंट लिख लेगा, फिर 70% का कितना हो जाएगा, 70% का हो जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना 35 ग्राम। इसमें किसी को दिक्कत है इसको एक बार देख लेना, थोड़ा सा मैथ है बउआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, है ना, आप एक बार चेक कर लो इसको, कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप एक बार फिर से डिवाइड करके जरूर देखिएगा। लास्ट एक क्वेश्चन है, मोलरिटी निकालना कितना 0.8 m H2SO4 जिसकी डेंसिटी दी हुई है, और इसमें आपका किस फॉर्म में होगा, जेईई मेंस 2024 29 जनवरी का क्वेश्चन है, सेट 2 का। क्या लगता है इसका आंसर बता दो या कमेंट में करोगे, बता देता हूं फिर कहोगे सर आपको आता था भूल गए पता नहीं। देखो सिंपल सी बात है, 0.8 m दैट मीन 0.8 m का मतलब क्या होता है 0.8 मोल क्या है H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया है स्मॉल m, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1000। तो मोल तो है, सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करें, तो सॉल्वेंट का मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो फिर से वही चीज, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था सेम उसी बेस्ड पे है, तो 1000 इंटू 1.06 कितना हो जाएगा 1060 हो जाएगा ग्राम। कैसे हुआ तो मैं बता देता हूं भगवान, तो क्या आप कहोगे सर कैसे हो गया, देखो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब कोई मत पूछना
इस कमेंट में ही मत भर देना कि सर ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, देखो देख लो कैसे हो गया, ठीक है। चलो आगे देखता हूं। तो ये तो हो गया क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया बुआ। मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करें, कहां गया, यहां आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मोल जो है, मोल से मास बाई मोलर मास, एम मास। तो मास कितना, वही तो कैलकुलेट करना है। मोल कितना, 0.8। मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना, मोलर मास H2SO4 है, तो H2SO4 का 98 होता है। तो 98 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 9 8 72, 72 1 73, यानी 73.6। ठीक है, यही होगा, हाँ यही होगा। इसको इसमें माइनस कर लेना है, तो इसको इसमें माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, जो मैं नीचे कर लेता हूं, देख लो। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा, 1060 इज इक्वल टू 73.6 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, माइनस कर लेना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1060 माइनस 73.6 माइनस करोगे। इसको माइनस करने के बाद एक प्लस है होगा, और तो प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 बाई 2 ही मोल आया था ना, अरे 2 नहीं, सॉरी 0.8 मोल आया था, यार देख लो। और 0.8 मोल को 0.8 मोल को 0.8 मोल को क्या, अरे सिंपल सी बात है, 0 से गया 4, 6 में से कितना हो जाएगा, तो आप इसका एक सेकेंड, ये रहा 0 में कीजिएगा कितना आ रहा है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब इसको आप आंसर कीजिएगा सेम बेस्ड, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है मैंने। एक क्वेश्चन आपका सेम, ये क्वेश्चन जो देखिए कहते हो कि रिपीट नहीं होती है, नीट 2019 का क्वेश्चन है ना, और उस क्वेश्चन को एज इट इज थोड़ी सी वैल्यू चेंज की थी, यहां पे 2 के जगह पे 0.8 लिया, और यहां पर क्या किया होगा, देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देख लो, वहां पर HNO3 के साथ किया था और यहां पर H2SO4 के साथ। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।